ताकि आप ही के लिए, आप नहीं तो आपके कोई अदर रिलेटिव्स या फिर कोई भी एग्ज़ाम्स देता है अपकमिंग टाइम में तो आपके लिए पेपर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आया था और पहली बार है कि DMER महाराष्ट्र ने अपनी ऑफिशियल आंसर की इस तरीके से आपके सामने अपडेट की है, नहीं तो हमेशा आपका ऑफलाइन पेपर होते रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन अ क्लाइंट इज एक्सपोज्ड टू एन एंटीजन थ्रू इलनेस और वैक्सीनेशन द इम्यून सिस्टम डेवलप। और मैं बता दूं कि चैनल पर जितनी भी क्लासेस हुई हैं, जितनी भी क्लासेस का मतलब है कि आपने यदि पिछले 6 महीने के भी क्लासेस कंटिन्यू देखी हैं तो आपको नर्सिंग का जो पूरा टेक्निकल सब्जेक्ट एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। पूरी क्लासेस में क्वेश्चंस करवाए गए हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर सबसे अच्छी चीज़ ये रहती है कि जो सबसे ज़्यादा पेपर्स आए वो पेपर आपको सबसे पहले बताए जाते हैं, ताकि आपके कोई भी डाउट वगैरह है जो एग्ज़ाम को लेके वो ना रह पाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन था फर्स्ट, व्हेन अ क्लाइंट इज एक्सपोज्ड टू एन एंटीजन थ्रू इलनेस और वैक्सीनेशन। तो आपको कोई इलनेस, बीमारी होती है, वैक्सीन के थ्रू कोई भी एंटीजन आपकी बॉडी में आता है तो आपका इम्यून सिस्टम क्या बनाना स्टार्ट करेगा, एरिथ्रोसाइट, ईओसिनोफिल्स, मैक्रोफेज या फिर एंटीबॉडी। सिंपल सी बात है कि जब भी आपकी बॉडी में कोई भी एंटीजन इंजेक्ट किया जाए या फिर कोई भी बीमारी होती है आपको, तो वो एंटीजन ही है, तो फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं तो आपकी बॉडी उनसे लड़ने के लिए क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज़। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, एंटीबॉडीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, अनकॉन्शियस ट्रांसफर ऑफ इनएप्रोप्रिएट एट्रीब्यूट्स ओरिजिनली एसोसिएटेड विथ अनदर इंडिविजुअल बाय द नर्स इज कॉल्ड। अनकॉन्शियस ट्रांसफर ऑफ इनएप्रोप्रिएट एट्रीब्यूट मतलब जिसकी ज़रूरत ही नहीं है लेकिन ये आपके जो माइंड में चलते रहते हैं, तो आप इसको दूसरे इंडिविजुअल पर हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर अनकॉन्शियस तरीके से, मतलब डायरेक्ट तो आप वो चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, तो वो क्या है, वो आपका कहलाएगा काउंटर ट्रांसफेरेंस। क्या है, काउंटर ट्रांसफेरेंस। काउंटर ट्रांसफेरेंस की या तो डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जा सकती है या फिर एज एन एग्जाम्पल के तौर पर भी इसको पूछा जा सकता है। एम्पैथी और सिंपैथी भी आपको एग्जाम में आती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ब्रेस्ट मिल्क फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ। फर्स्ट फॉर्म ब्रेस्ट मिल्क कौन सा है आफ्टर चाइल्ड बर्थ और डिलीवरी के बाद, कोलेस्ट्रम, लोचिया, ल्यूकोरिया या फिर फ्लोर एल्बस। तो यहाँ पर कोलेस्ट्रम क्या है, फर्स्ट फॉर्मिंग मिल्क आफ्टर द डिलीवरी के बाद जो ब्रेस्ट मिल्क बनाते हैं वो क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रम। लोचिया क्या कहलाएगा, आफ्टर द डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको टर्म दिया जाता है। और ल्यूकोरिया का मतलब होगा कि वाइट कलर का डिस्चार्ज होना, वाइट कलर का वेजाइनल डिस्चार्ज होना। तो यहाँ पर क्या है, ल्यूकोरिया। नेक्स्ट इज व्हेन अ पेशेंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल द नर्स रिस्पॉन्स शुड बी। तो जब भी कोई भी मरीज हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो एज अ नर्स आप क्या रिस्पॉन्स करेंगे, मच हरीड, रिसीविंग द courteous मैनर, नो रिएक्शन एट ऑल, एप्रीहेंसिव रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पेशेंट इलनेस। तो यहाँ पर जब भी कोई भी पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में तो एज अ नर्स आपको फुल मैनर्स के साथ उस पेशेंट को रिसीव करना है। किस तरीके से, फुल मैनर्स के साथ, लेकिन जल्दबाजी में भी नहीं कि पेशेंट को भी प्रॉब्लम हो। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, रिसीविंग द courteous मैनर, मतलब आपको अच्छे फुल आपके जो नर्सिंग में आपको सिखाया गया उन मैनरफुल तरीके से उस मरीज को क्या करना है, रिसीव करना है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट इज डेफिनेटिव फॉर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो पल्मोनरी टीबी के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है, रूटीन ब्लड टेस्ट, विडाल टेस्ट, RT-PCR या फिर माउंटेक्स टेस्ट। तो टीबी के लिए जो पल्मोनरी टीबी, पल्मोनरी का मतलब है कि आपके लंग्स में जो टीबी हुई है उसके लिए कौन से टेस्ट से आपको पता चलेगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात हो रही है, तो होगा आपका माउंटेक्स टेस्ट। कौन सा, माउंटेक्स टेस्ट। विडाल होता है टाइफाइड के लिए, क्लियर, विडाल होता है टाइफाइड के लिए। RT-PCR कोविड में सबसे ज़्यादा किया गया है। रूटीन ब्लड टेस्ट में आप जो आप बेसिक बिना बीमारी के भी करवा सकते हैं वो आ जाएंगे आपके। नेक्स्ट वन इज अनदर नेम फॉर हेल्थ सर्वेंट डेवलपमेंट कमिटी। एक आता है प्लानिंग में हेल्थ सर्वेंट प्लानिंग कमेटी, यहाँ पे पूछा गया है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी कौन सी है। ऑप्शन में आपको दिया गया है मुखर्जी कमेटी, भोर कमेटी, मुदलियार कमेटी या फिर चड्डा कमेटी।
कौन सी कमेटी को हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी कहा गया है? तो हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी, कौन सी? हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी, जिसको हम क्या कहेंगे, भोर कमेटी, और ये 1943 में लाई गई थी। नेक्स्ट वन इज द एंजाइम प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक जूस आर। तो जो एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे पैंक्रियाटिक जूस में वो कौन से होंगे? माल्टेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, पेप्सिन, पेप्टाइडेज, पेप्सिन, अमाइलेज, रेनिन, अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, पेप्टाइडेज और रेनिन। तो कौन से एंजाइम्स हैं जो पैंक्रियाटिक जूस में, यहाँ पर जो पैंक्रियाज है एक ऐसी ग्लैंड है, एंजाइम्स भी रिलीज करती है, हार्मोन्स को भी रिलीज करती है। तो जो पैंक्रियास के जो एंजाइम्स हैं, क्या है, पैंक्रियास के जो एंजाइम्स हैं ये कौन कौन से हैं? तो वो है आपके ट्रिप्सिनोजन, लाइपेज, एमाइलेज, प्रोकार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज। कौन कौन से पैंक्रियाटिक एंजाइम्स कौन से? ट्रिप्सिनोजन, लाइपेज, एमाइलेज, प्रोकार्बोऑक्सीडेज। तो यहाँ पर ये जो एंजाइम्स हैं क्या हैं, जितने भी यहाँ पर एंजाइम्स हैं इनके काम भी क्या है, अलग अलग तरीके से काम करेंगे। जो लाइपेज है फैट डाइजेशन में आपकी हेल्प करेगा, क्लियर। जो ट्रिप्सिनोजन है यहाँ पर आपका, ट्रिप्सिनोजन प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करेगा, और जो अमाइलेज है स्टार्च डाइजेशन में आपकी हेल्प करेगा। और यहाँ पर जो प्रोकार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज है भी प्रोटीन में आपकी हेल्प करेगा। तो ये तीनों एंजाइम्स हैं, कौन रिलीज करेगा? पैंक्रियाटिक जूस। नेक्स्ट इज अ न्यूबॉर्न इज प्लेस्ड अंडर वार्मर फॉर मेंटेनिंग टेम्परेचर, विच एक्शन इज नर्सिंग प्रायोरिटी। तो यदि न्यूबॉर्न बेबी को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वार्मर में रख दिया जाता है तो यहाँ पर एज अ नर्स आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? ऑप्शन में है आपको वार्म ऑल मेडिकेशन एंड लिक्विड बिफोर गिविंग, प्रोटेक्ट द आई ऑफ द न्यूनेट फ्रॉम द हीट लैम्प, अवॉइड टचिंग द न्यूनेट विथ कोल्ड हैंड, मॉनिटर यूरिनरी आउटपुट ऑफ द न्यूनेट। तो जब भी बच्चे को वार्मर में रखा जाता है तो उसकी आंखों को कवर किया जाता है हीट लैम्प से, ताकि बच्चे की आंखों को हार्म ना पहुंचे। यदि फोटोथेरेपी की बात करें तो उसमें आइज के साथ साथ जेनाइटल एरिया कवर किया जाता है, लेकिन वार्मर की बात कर रहे हैं बच्चे को, तो यहाँ पे क्या करना है आपको? आइज को बच्चे की आपको कवर करके रखना है। नेक्स्ट इज द मोस्ट प्रिफर्ड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट फॉर चिल्ड्रन एंड इन्फेंट इज। तो मोस्ट प्रिफर्ड आईएम इंजेक्शन के लिए साइट कौन सी है बच्चों में और इन्फेंट्स में? वेंट्रोग्लूटियल, डेल्टॉइड, वास्टस लैटरलिस या फिर डॉर्सोग्लूटियल साइट। तो ये क्वेश्चन तो हमने जितनी भी क्लासेस रही, यदि आईएम इंजेक्शन की बात बच्चों में हुई तो ये मसल्स आपको जरूर पढ़ाई है कि बच्चों में इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगी? वास्टस लैटरलिस मसल्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग मेंस्ट्रुएशन। पीरियड्स आते हैं, जब मेंस्ट्रुएशन आते हैं, मेंसेस आते हैं, तो सही पॉइंट्स क्या है? मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द ओव्यूलेशन, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ऑलवेज इंडिकेटेड प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आर हाई, एंड्रोमेट्रियम इज सेड आउट ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। पहली चीज जो यहाँ पर कहा है कि मेंस्ट्रुएशन तुरंत ओव्यूलेशन के बाद होते हैं, तो ऐसा नहीं है, 14वें दिन ओव्यूलेशन होगा, फिर आफ्टर मेंस्ट्रुएशन मेंसेस आएंगे आपके। फिर एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ऑलवेज, यदि प्रेगनेंसी में पीरियड्स स्टॉप होते हैं तो ऐसा नहीं कि आप पीरियड्स आना बंद हुए मतलब आप प्रेग्नेंट हैं, या आपके किसी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी हो सकते हैं। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स आर हाई, तो ये भी नहीं है, यहाँ पर लो रहते हैं जनरली। एंडोमेट्रियम में शेडिंग देखने को ज़रूर मिलती है, एंडोमेट्रियम में शेडिंग देखने को ज़रूर मिलती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जैसे जब बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तो जो ब्रेस्ट के यहाँ पर शेडिंग होती है, उसी तरीके से मेंस्ट्रुएशन में जो एंडोमेट्रियम है आपकी उसमें भी शेडिंग होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? एंडोमेट्रियम इज शेड आउट ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट इज द मेन एम ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन इन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ। प्राइमरी प्रिवेंशन में कम्युनिटी मेंटल हेल्थ की बात की जा रही है, कौन सा है? हेल्पिंग टू रिड्यूस द डिस्कम्फर्ट एंड डिसेबिलिटी एसोसिएटेड विथ इलनेस,
helping mentally ill patient to regain pre-morbid level of functioning through treatment, enable the patient to achieve maximum range of interest and activity, strengthening individual, family and group coping abilities। तो यहाँ पर प्राइमरी प्रिवेंशन की बात की जा रही है। प्राइमरी की मतलब कि हुई ही नहीं है बीमारी, उसके पहले की, और कम्युनिटी में मतलब बड़े लेवल पे आपको बात करनी है। तो यहाँ पर आपका जो मेन एम रहेगा वो होगी फैमिली पर्सन, कि यदि आपको इनकेस ऐसा कुछ भी चीज़ होती है, इनकेस होती हुई नहीं होती है, तो आप उससे कोप करने की क्षमता रखें, मजबूती बनाए रखें। मतलब कि मान लीजिए किसी के घर में कुछ भी मेंटल इलनेस वाला मरीज है, डिप्रेशन वाला है या फिर मैनिया वाला है, तो उस पर्सन के साथ साथ उसकी फैमिली भी सफ़र करेगी। लेकिन यहाँ पर प्राइमरी प्रिवेंशन की बात हो रही है कि हुई ही नहीं है बीमारी, लेकिन आपको अपनी मेंटल क्षमता क्या करना है, मजबूत करके रखनी है। नेक्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल एनीमिया इन प्रेगनेंसी इज ड्यू टू। प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल एनीमिया क्यों होगा? रिड्यूस्ड आयरन एब्जॉर्प्शन, डिक्रीज्ड आरबीसी प्रोडक्शन, हीमोडाइल्यूशन ड्यू टू इंक्रीज्ड प्लाज्मा या फिर डिक्रीज्ड डाइटरी इनटेक। तो जो फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता मतलब प्रेगनेंसी में बस हुआ है, आफ्टर डिलीवरी के बाद ठीक होने के चांसेस रहेंगे। तो ये क्यों होगा? क्योंकि प्लाज्मा का जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, और क्यों बढ़ रही? हीमोडाइल्यूशन के कारण। तो इसीलिए फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखने को मिलेगा प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट इज एज अ नर्स इन एन इनपेशेंट साइकेट्रिक यूनिट, विच पेशेंट अमंग द फॉलोइंग रिक्वायर्स योर इमीडिएट अटेंशन। साइकेट्रिक यूनिट में ड्यूटी लगी है, एज अ नर्स आपकी ज़रूरत किस पर्सन को बहुत फास्ट तरीके से पड़ेगी? अ पेशेंट who is expressing homicidal ideation towards a neighbor who lives next to his home, a patient who has been sleeping for only 2 hours in the night, a patient who is refusing to attend group meetings, या फिर a patient with rapid and irrelevant speech। तो जो पर्सन 2 घंटे सो रहा है उसमें आपकी तुरंत ज़रूरत नहीं है। जो लोग किसी भी ग्रुप मीटिंग में जाने से मना कर रहे हैं उसमें भी आपकी इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत तो नहीं है। फिर यहाँ पर कुछ लोग बहुत फास्ट तरीके से कुछ लोग बहुत फास्ट तरीके से बोल रहे हैं, तो उसमें भी आपको तुरंत इतना हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुरंत ज़रूरत कब पड़ेगी? जब पर्सन होमिसाइडल आइडिएशन, होमिसाइडल जैसे सुसाइड रहता है उसी तरीके से होमिसाइडल है, जिसमें आपको ऐसे थॉट्स आएंगे कि आप अपने सामने वाले की जाके क्या कर सकते हैं, मर्डर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के पर्सन में आपको क्या करना है, तुरंत एक्शन लेना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? पेशेंट हु इज एक्सप्रेसिंग होमिसाइडल आइडिएशन टुवर्ड्स अ नेबर, मतलब वो अपने पड़ोसी के पास जाकर उसको मारने का काम भी कर सकता है। तो इस तरीके के पर्सन को आपको तुरंत है जो एक्शन लेना होगा। नेक्स्ट इज विच एरिया डज नॉट हैव लिम्फ नोड। लिम्फ नोड कहाँ पे नहीं होंगे? क्या है क्वेश्चन? लिम्फ नोड कहाँ पर नहीं होंगे? ऑप्शन में है यहाँ पर आपका लंग्स, स्टमक, नेक या फिर स्पाइनल कॉर्ड। लिम्फ नोड्स हैं जो कहाँ पर नहीं होंगे, तो यहाँ पर जो लिम्फ नोड्स की बात की जा रही है, नेक में रहेंगे आपकी, स्टमक के यहाँ भी होंगे, लंग्स में होंगे, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में नहीं होंगे। कहाँ पर? स्पाइनल कॉर्ड में नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट वन, द हायरार्की ऑफ नीड्स एज प्रपोज्ड बाय अब्राहम मास्लो फॉलोज विच ऑर्डर। तो अब्राहम मास्लो की आपने जो इस तरीके की थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी की हम बात करें कि इन्होंने एक हायरार्की नीड्स ऑफ थ्योरी दी थी, अकॉर्डिंग टू दैट जो सही सीक्वेंस है वो क्या है? यहाँ पर ऑर्डर पूछा है, ऑर्डर क्या है इसका? जो ऑप्शन में दिया है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्टीम नीड्स, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव नीड्स। सेफ्टी नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, स्टीम नीड्स, लव नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। लेकिन यहाँ पर जो सीक्वेंस की बात की जा रही है, सही ऑर्डर की बात की जा रही है। तो ये जो ट्रायंगल है इसमें नीचे से ऊपर की तरफ कौन सी ज़रूरतें बढ़ती जाएंगी? इस ट्रायंगल में नीचे से ऊपर की तरफ जो चीज़ें बढ़ेंगी वो होगी सबसे पहली फिजियोलॉजिकल नीड, दूसरी होगी सेफ्टी, तीसरी लव नीड्स, चौथी सेल्फ स्टीम नीड्स और पांचवी होगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पर ऑर्डर पूछा है जो कि आपका
नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। कैसा? आपका जो ऑर्डर आपको बताना है इसमें, कैसा बताना है? यहाँ जो ट्रायंगल है इसमें नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड, लव नीड्स, स्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप डज अ चाइल्ड व्यूज इलनेस एज अ पनिशमेंट फॉर हिज रॉन्ग्स? किस एज के बच्चों को लगता है कि उसके लिए यदि कुछ बुखार वगैरह भी आ गया तो बच्चे को लगेगा मैंने कुछ गलत काम किया है इसलिए पनिशमेंट मिल रही है? 12 to 18 ईयर्स एज ग्रुप, 3 to 5 ईयर्स, बिलो 3 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप या फिर 6 to 12 ईयर एज ग्रुप। और इस तरीके के बच्चों में स्पेशली ये चीज़ सब बच्चों ही में देखने को मिलती है, 99% में उनको लगेगा कि उनने चॉकलेट खा ली या फिर कुछ भी एक तरीके से कुछ भी उधम किया या फिर कुछ भी गलत काम किया तो उसके लिए उनको पनिश किया गया तो फीवर आ गया है। बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं, लेकिन बच्चों को लगेगा। तो एज होती है 3 से 5 साल की। नेक्स्ट इज विच ब्रेन स्ट्रक्चर इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बैलेंस, पोस्चर एंड मसल टोन? बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करने का काम कौन सा पार्ट करेगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम, रेटिकुलर सिस्टम या फिर पोन्स? तो ये काम करेगा आपका क्या? सेरिबेलम। नेक्स्ट वन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस आर पेशेंट एबल टू लॉग, स्टोर एंड मॉनिटर देयर हेल्थ रिकॉर्ड ऑन देयर पर्सनल मोबाइल डिवाइस? तो ये किस तरीके की सर्विस है जिसमें पेशेंट लॉग इन करके अपनी हेल्थ के बारे में मॉनिटर करके सब चीज़ें देख सकता है? टेली कम्युनिकेशन, ई हेल्थ, ई फार्मेसी या फिर एम हेल्थ? तो ये क्या है? एम हेल्थ। इसको आप मोबाइल हेल्थ भी कह सकते हैं। क्या है? मोबाइल हेल्थ, जिसमें आपके पास जो घड़ी होती हैं नाउअडेज, जो वॉचेस आती हैं, तो यहाँ पर उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो मोबाइल डिवाइस की बात की जा रही, पर्सनल मोबाइल डिवाइस की, ये कहलाती है मोबाइल हेल्थ। क्या कहेंगे हम? एम हेल्थ और मोबाइल हेल्थ, जिसमें आपकी यदि आप यहाँ पर अपनी सब चीज़ें एक बार सेट कर देते हैं फिर आप अपनी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? एम हेल्थ। नेक्स्ट वन इज अ नर्स screens individuals in a blaze or certain diseases, refers symptomatic individuals for immediate treatment to prevent complication and shorten the period of disability. The above activities fall under which level of prevention? क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक नर्स यदि कहीं पर भी किसी भी गांव में ड्यूटी करती है, स्क्रीनिंग करती है मरीजों की, तो उसमें कुछ उसको सिम्टोमेटिक मरीज मिलते हैं, वो उनको कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए, डिसेबिलिटी से बचाने के लिए ट्रीटमेंट करती है, इमीडिएट ट्रीटमेंट करती है। तो क्या है? सेकेंडरी प्रिवेंशन है, प्राइमरी है, क्वार्टरनरी है कि टर्सरी? पहली चीज़, मरीज में सिम्टम दिख रहे हैं, सिम्टोमेटिक है, मतलब ये प्राइमरी तो नहीं है। क्या हो गया? सेकेंडरी। अब कॉम्प्लिकेशन से बचाने की बात की जा रही तो ये होगा सेकेंडरी। कॉम्प्लिकेशन हो जाते, सेकेंडरी के बाद कॉम्प्लिकेशन हो जाते मरीज में वो टर्सरी में जाता, लेकिन प्रिवेंट करने की बात की जा रही है तो क्या होगा? सेकेंडरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट इज यूजुअल रेंज ऑफ लिथियम डोज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मैनिया। मैनिया के मरीज में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो लिथियम वाल्प्रोएट होती है। लिथियम का कितना डोज है जो मैनिया में यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए? इससे ज़्यादा देंगे तो मरीज में टॉक्सिसिटी डेवलप होगी। तो होगा 900 to 1200 mg पर डे। कितना? 900 से 1200 mg पर डे तक, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। नेक्स्ट वन, हाउ मैनी क्रोमोसोम डज अ जाइगोट कंटेन? तो क्रोमोसोम कितने होंगे एक जाइगोट में? तो ये नॉर्मल सी बात है, आपके कितने होते हैं? 46। इससे ज़्यादा हुए तो प्रॉब्लम, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ कम हुए तो। जाइगोट में जो क्रोमोसोम होते हैं पेयर में पूछें तो 23, डायरेक्ट नंबर में पूछें तो 46। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल वेरिएबल अफेक्टिंग हेल्थ स्टेटस? इंटरनल वेरिएबल की बात की जा रही है जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आप चेंज कर सकते हैं, कल्चर्स फैक्टर्स हैं, सोशल सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक आपके इंटरनल में आएंगे, इनको तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, जिसके जीन्स में जो है वो रहेगा ही। तो यहाँ पर वो क्या होंगे? जेनेटिक फैक्टर्स। नेक्स्ट इज द ओनली वेन इन द बॉडी दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन रिच ब्लड इन द। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड और वेन की बात की जा रही है, ओनली वेन
एक ही वेन बॉडी में जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। एक होगी पल्मोनरी वेन, प्रेगनेंसी में बात करें तो अम्बलाइकल वेन, लेकिन यहाँ पर ओनली ह्यूमन बॉडी की बात की जा रही है तो होगी पल्मोनरी वेन। बाकी सभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी, लेकिन ऑक्सीजन रिच ब्लड कौन कैरी करेगा? पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज? पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज होता है एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस का मतलब है कि यूट्रस वापस से अपनी मसल टोन में नहीं आ पा रही, जिससे कॉन्ट्रैक्शन आए और जो ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप किया जा सके। और पीपीएच का मतलब होगा कि डिलीवरी के बाद से लेके यदि 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए, वो 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, मतलब क्या है? पोस्टपार्टम हेमरेज। और इसका मेन रीजन क्या है? एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस। नेक्स्ट इज स्लीप वॉकिंग इज नोन एज, मतलब नींद में चलने की बीमारी बहुत सारे लोगों को होती है। नींद में चलने की बीमारी को आप क्या कहेंगे? सीजर्स, तो ये तो नहीं कहलाएगा। सोमनेबुलिज्म, ब्रुक्सिम या फिर सोमनीलोकी, तो यहाँ पर नींद में चलने की बीमारी, स्लीप वॉकिंग, मूवीज में तो आपने बहुत देखा होगा, ये आपका क्या कहलाएगा? स्लीप वॉकिंग। स्लीप वॉकिंग का मतलब होगा सोमनेम्बुलिज्म। क्या है? सोमनेम्बुलिज्म। लेकिन स्लीप टॉकिंग, नींद में बड़बड़ाना, बात करना, कहलाएगा सोमनीलोक्यू। याद रखें, स्लीप वॉकिंग तो सोमनेम्बुलिज्म, और टॉकिंग की बात करें मतलब बोलने की बात करें तो यहाँ पर आपका क्या होगा? टॉकिंग में पूछते हैं आपको तो स्लीप टॉकिंग का मतलब यहाँ पे आपका होगा कि सोमनीलोक्यू। क्लियर? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर शुड बी चेक्ड बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग डिगॉक्सिन? तो डिगॉक्सिन एडमिनिस्टर करने के पहले क्या चेक करना? रेडियल पल्स, एपिकल पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन। डिगॉक्सिन कब नहीं दी जाती? जब पल्स रेट बिलो 60 हो। तो यहाँ पर एपिकल पल्स है जो सबसे करेक्ट रीडिंग बताएगी जब आप डिगॉक्सिन दे रहे हैं और डिजिटालिस एजेंट दे रहे हैं। तो डिगॉक्सिन देने के पहले एपिकल पल्स चेक क्यों करनी है? यदि 60 से नीचे जाती है तब आपको डिगॉक्सिन नहीं देना है। क्लियर? नेक्स्ट वन, मैग्नीशियम सल्फेट इज गिवन टू प्रेग्नेंट क्लाइंट विथ एक्लेम्सिया टू प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? MgSO4 दिया जाता है प्रेगनेंसी में। कब दिया जाता है? प्रेगनेंसी में MgSO4 दिया जाता है। प्रेगनेंसी में जब मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है तो प्रेग्नेंट क्लाइंट को क्यों दिया जा रहा है? पर्सन को ऑलरेडी प्री एक्लेम्सिया है। हाइपोमैग्नीसीमिया प्रिवेंट करने के लिए, हाइपरटेंशन प्रिवेंट करने के लिए, सीजर्स के लिए कि हेमरेज के लिए? प्री एक्लेम्सिया में फिट्स और जो कन्वल्जन्स नहीं आते हैं, लेकिन एक्लेम्सिया हो गया तो कन्वल्जन्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। प्री एक्लेम्सिया के पर्सन को MgSO4 दिया जाता है ताकि जो एक्लेम्प्टिक फिट्स कहते हैं वो ना आ पाए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सीजर्स। नेक्स्ट इज A nurse performing abdominal assessment on a patient is expected to carry out of the steps in which following order? तो यहाँ पर एब्डोमिनल असेसमेंट का ऑर्डर पूछा है तो वो होता है आपका इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकशन एंड पाल्पेशन। क्या है? इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकशन एंड पाल्पेशन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट टू बी स्ट्रेस्ड व्हाइल प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टू पोस्ट नेटल मदर? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है ओनली ब्रेस्ट मिल्क। पोस्ट नेटल मदर का मतलब है आफ्टर डिलीवरी वाली जो मदर है उसके लिए। क्या हेल्थ एजुकेशन आप देंगे? बेबी इज गिवन ओनली ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 3 months स्टार्टिंग वेनिंग देयर आफ्टर, बिल्कुल भी नहीं करना है। बेबी इज गिवन ब्रेस्ट फीडिंग इन सेमी सॉलिड फूड, ये भी नहीं करना है। बेबी इज गिवन ब्रेस्ट फीडिंग अलॉन्ग विद वाटर देन रिक्वायर्ड, ये भी बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट, बेबी इज नॉट गिवन एनी अदर फूड और फ्लूड्स एक्सेप्ट ब्रेस्ट फीडिंग। तो यस, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब ओनली ब्रेस्ट मिल्क, इसके अलावा पानी भी नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बेबी इज नॉट गिवन एनी अदर फूड्स और फ्लूड्स एक्सेप्ट ब्रेस्ट फीडिंग। कब तक? 6 महीने तक। 6 महीने के बाद आप जो फूड सेमी सॉलिड स्टार्ट करेंगे वो कहलाएगी आपकी वीनिंग, लेकिन 6 महीने तक आपको ऐसा कुछ भी नहीं देना, ओनली ब्रेस्ट मिल्क देना है। नेक्स्ट वन, विच एक्टिविटी शोज अ नर्स इन इंगेज्ड इन टर्शरी प्रिवेंशन? टर्शरी प्रिवेंशन है यहाँ पर, टर्शरी का मतलब तीसरे लेवल का प्रिवेंशन है। तो यहाँ पर आप
एज अ नर्स कौन सी एक्टिविटी करवाएंगे? अ नर्स शेड्यूल्स अ रिहेबिलिटेशन सेशन फॉर अ पेशेंट हु हैज अंडरगॉन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी. Nurse provides health education to school children on healthy eating. Nurse assesses the risk factor of patient in the casualty admitted with chest pain. A community health nurse visit a patient's home to change a wound dressing. तो यहाँ पर आपका ये वाला पॉइंट है सेकेंडरी लेवल का है, तो ड्रेसिंग चेंज करने का, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन से बचाना है आपको, इन्फेक्शन दोबारा ना हो, ये भी आपका रहेगा. अब यहाँ पर ये जो सेकंड है फर्स्ट वाले में आएगा आपका, तो आंसर होगा आपका वो क्या होगा? रिहेबिलिटेशन सेशन वाला, क्योंकि टर्सरी लेवल की बात की जा रही है. यहाँ पर ऑलरेडी पर्सन कॉम्प्लिकेशन के तौर पर उसका नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होने वाली है. तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद है जो रिहेबिलिटेशन सेशन रहेंगे कि आप दोबारा वॉक कैसे करेंगे, सब चीज़ों को लेके. नेक्स्ट इज व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर अ कैजुअलिटी हैविंग एन अस्थमेटिक अटैक. तो अस्थमेटिक अटैक आया है किसी को, तो आप क्या करेंगे? सिट क्वाइटली लीनिंग फॉरवर्ड ऑन अ सपोर्ट. एडवाइज द कैजुअलिटी टू ले डाउन इन प्रोन पोजीशन. ले द कैजुअलिटी डाउन और रेज देयर लेग्स. गिव प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक. अस्थमेटिक अटैक वाले मरीज में उसको वैसे ही तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आप उसको शांत बिठाएंगे. लीनिंग फॉरवर्ड ऑन अ सपोर्ट, आगे की तरफ झुक के विद सपोर्ट के साथ आप उसकी हेल्प करेंगे. नेक्स्ट वन, a 21-year-old client 6 week pregnant is diagnosed with hyperemesis gravidarum. प्रेगनेंसी में 6 वीक की प्रेगनेंसी है, 21 साल की क्लाइंट है, 6 वीक की प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग हो रही है, तो उसको हम कहते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम. दिस एक्सेसिव वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विल ऑफन रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन. तो यहाँ पर यदि प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होती है तो उसको कहते हैं हम हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम. अब यहाँ पे कहा है कि इससे क्या होगा? मिसकैरेज होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, बाउल परफोरेशन होगा, या फिर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होगा. हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम में इनकेस आपको बिना हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम के ही वॉमिटिंग हो जाए तो आपकी बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डिस्टर्ब होगा. तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में पूरा फ्लूइड है जो बाहर आ जाएगा. नेक्स्ट इज व्हेन अ क्लाइंट रिसीव्स वैक्सीनेशन द नर्स अंडरस्टैंड दैट इज डेवलप्ड. तो जब आपको वैक्सीन दी जाती है, मतलब सीधा सा क्वेश्चन है, वैक्सीन से कौन सी इम्यूनिटी मिलेगी? नेचुरल पैसिव, तो ये तो माँ से बच्चे को मिलती है. नेचुरल एक्टिव, एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी या फिर ऑटो इम्यूनिटी मिलेगी आपको एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी किसी भी वैक्सीन से. नेक्स्ट इज अ 2-year-old चाइल्ड ब्रॉट टू द इमरजेंसी यूनिट विद द कंप्लेन ऑफ इरिटेबिलिटी, ड्राई स्किन एंड डल. On examination, the nurse noticed increased pulse rate. The nurse should assist the child for additional finding of. 2 साल का बच्चा है, इरिटेट हो रहा है, ड्राई स्किन है, डल है, नर्स नोटिस करती है कि पल्स रेट भी बढ़ी हुई है, तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चेक करने को कहेंगे, लॉस ऑफ एपेटाइट, फीडिंग पैटर्न या फिर वॉमिटिंग एंड डायरिया. तो ऐसे केस में आप क्या एडवाइस करेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो क्या है डिस्टर्ब है. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिसीज ट्रांसमिट थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. तो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से टीबी, मीजल्स एयरबॉर्न है, मीजल्स रेबीज डॉग बाइट के कारण होगा या फिर इन्फेक्टेड एनिमल के काटने से. टाइफाइड और टीबी, टाइफाइड होगा कंटामिनेटेड फूड वाटर से, लेकिन टीबी नहीं होगी, ट्यूबरक्लोसिस नहीं होगा. जो होगा कंटामिनेटेड फूड और वाटर से, गंदे पानी और गंदे खाने से होगा टाइफाइड, जिसमें साल्मोनेला टाइफी के साथ आपको टाइफाइड होगा, जो गंदे पानी में रहता है मेनली. दूसरा कोलेरा, जो कि विब्रियो कोलेरा से होगा, इसको आप हैजा कह सकते हैं. तो ये दोनों गंदे खाने पानी से होंगे. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर मलेरिया. मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम. क्या है? प्लाज्मोडियम. नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटिफाइंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च इज कॉल्ड. तो यहाँ पर कहा है स्ट्रेटिफाइंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स, बेस्ड ऑन योर आपकी इनकम. ये क्या है? कास्ट सिस्टम है, क्लास सिस्टम है, ई स्टेट सिस्टम है, फिर स्लेवरी सिस्टम है. ये कहलाएगा आपका क्लास सिस्टम. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी मॉडल एनाल्जेसिया फॉर मैनेजिंग कैंसर पेन ऑफ अ पेशेंट. कहा गया है मल्टी मॉडल एनाल्जेसिया,
जो कि कैंसर पेशेंट को कितने जो दर्द होगा उसको मैनेज करने में यूज़ किया जाएगा। एनाल्जेसिक्स पेन रिलीफ के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। कैंसर के मरीज में बात की जा रही है तो वो कौन से होंगे, वो होंगे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स और ओपियोइड्स भी दिए जाएंगे साथ में, ओपियोइड्स भी दिए जाएंगे साथ में NSAID के साथ में। नेक्स्ट वन इज अ postpartum patient complain of sore nipple, cramping, fatigue and lack of ability to satisfy her baby which is crying. Based on the above data, which of the following would be an appropriate nursing diagnosis? यदि माँ को जब जो पोस्टपार्टम पेशेंट है, मतलब डिलीवरी के बाद वाली महिला है, लेडी है, जो सोर निपल है, क्रैम्प्स हो रहे हैं, थकावट हो रही है और उसकी क्षमता नहीं है कि वो अपने बच्चे को प्रॉपर तरीके से जो बेबी रो रहा है उसको फीड करा पाए, तो इस तरीके के डेटा में आप कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे? एंजाइटी रिलेटेड टू न्यू रोल ऑफ पेरेंटिंग है, बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि माँ को खुद डिस्कम्फर्ट हो रहा है। अल्टरनेशन इज कम्फर्ट, इनफेक्टिव पेरेंटिंग या फिर नॉलेज डेफिसिट, यहाँ पर नॉलेज डेफिसिट भी नहीं होगा ना इनफेक्टिव पेरेंटिंग। जो कंडीशन है, कंप्लेन है कि उसको क्रैम्प्स हो रहा है, थकावट है, उसकी क्षमता नहीं है कि वो बच्चे को फीड करा पाए, शोर निपल है, तो ये सब क्या है, ये अल्टरेशन इन कंफर्ट। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इज इन प्रॉक्सिमो डिस्टल डायरेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सुटेबल टू दिस प्रिंसिपल? प्रॉक्सिमो डिस्टल, एक आपने पढ़ा सेफेलोकॉइडल, दूसरा पढ़ा है प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल में कौन सा सेंटेंस सही होगा? चाइल्ड डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, नहीं है यहाँ पर प्रॉक्सिमो डिस्टल में, लेकिन है ऐसा ही कि जो फर्स्ट कहा है सही है, लेकिन प्रॉक्सिमो डिस्टल में फिट नहीं होगा। चाइल्ड फर्स्ट लर्न टू होल्ड अ ग्लास बेल बिफोर कैन होल्ड अ स्पून, चाइल्ड फर्स्ट लर्न्स टू होल्ड हेड बिफोर स्टैंडिंग, चाइल्ड डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम द हेड एंड प्रोसीड टू फूट। यहाँ पर कहा है हेड टू फूट, तो ये सेफेलोकॉइडल है, हेड टू फूट में आपका है। फिर यहाँ पर चाइल्ड फर्स्ट लर्न टू होल्ड हेड बिफोर स्टैंडिंग, ये भी आपका सेफेलोकॉइडल में आएगा। जो यहाँ से सिर स्टार्ट होगा, बाद में आगे पीछे वो सेफेलोकॉइडल। फिर यहाँ पे कहा है फर्स्ट लर्न टू होल्ड अ ग्लास, पहले बच्चा ग्लास ले रहा, मतलब आपका जो डेवलपमेंट सेंटर से बाहर की तरफ जा रहा है, फिर स्पून पकड़ेगा, तो ये किस में आएगा? प्रॉक्सिमो डिस्टल में। तो ये आपके थे टेक्निकल, जो कि 40 क्वेश्चन ही आए थे। अब हम नॉन टेक्निकल देखते हैं। नॉन टेक्निकल आपको 60 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे टोटल 100 MCQs में से, तो आपके 60 नॉन टेक्निकल थे, मतलब मराठी, आपके जो इंग्लिश है, मराठी है, GK GS है, सब आया था। तो यहाँ पर आपके रहे मराठी वाले क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो आपके मराठी हैं, GK GS है, इनमें मैं डायरेक्ट आपको आंसर बस बताऊंगी, बाकी आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। खालील शब्दाचा अर्थ काय आहे, पर इसका मतलब यहाँ पर क्या अर्थ है? तो यहाँ पर है ज्याच्या स्पर्श मुने लोखंडचे सोने होते असा काल्पनिक पदार्थ। तो ये मराठी लैंग्वेज है, मुझे उतनी नहीं आती है। नेक्स्ट था आपका खालील पैकी समानार्थी शब्दाची कोड़ती जोड़ी चुकीची आहे। यहाँ पर आपको खालील पैक जो यहाँ पर सही आपको जोड़ना है कि समानार्थी शब्द क्या है, तो यहाँ पर वो सहोदर का मतलब मित्र। नेक्स्ट है समानार्थी शब्द फिर से जोड़ना है, तो यहाँ पर जो सही पेयर बन के आया है आपका अंजलि का मतलब है यहाँ पर आपका ओंजल, मात्रा का मतलब है यहाँ पर घट, मन का मतलब है मानस, स्त्री का मतलब है धारा। नेक्स्ट वन कायदेशीर ए सद्दाला कोड़ता उपसर्ग, तो यहाँ पर उपसर्ग लगाना है आपको, तो वो बनेगा आपका बे उपसर्ग। काल रात्रि गुणवंत वाड़ी विबट यात्रे कुत्र्याचा रिकाम्या जागी योग्य ब्रह्मचार लेहा, तो ये फड़सा पाड़ला। नेक्स्ट है आपका त्याचा आहार संतुलित आहे, तो यहाँ पर भी समानार्थी शब्द जोड़ना है आपको, तो वो है भोजन। आहार का तो क्या होगा? भोजन ही होगा। नेक्स्ट वन भारत पाक लड़ाई सेवटी पाकिस्तान से भारत पाए धरले, तो यहाँ पर वाक्य प्रचारक अर्थ लिखना है, तो वो शरण जाड़े।
नेक्स्ट है आपका 12वीं परीक्षा अगदी तोंडावर इयोन ठेपली अस्थानक कोड़त्या विषय आचा अभ्यास नेमका कथी करावा है। तो यहाँ पर भी आपको जो खालिस्तान टाइप से दिया है, ब्लैंक दिया है, तो उसमें आपका आएगा रात्र थोड़ी सोंगे फार। नेक्स्ट गीत रामायण कोड़ी रचले, तो एक गा दी मण गूलकर खालील पैकी कोड़ते वाक्य व्याकरण नियम अनुसार अचू का है, तो वह रोहित केर काढ़तो। फिर भावार्थ रामायण हा ग्रंथ कोड़चा है, तो वह संत एकनाथ। ये मुझे उतना नहीं आते इसलिए मैं यहाँ पर इनको डायरेक्ट आपको बताते जा रही हूँ, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं बाद में। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका आया था एंटोनिम बताना है आपको। 10 क्वेश्चन आपके 15 मराठी से आए थे आपके। फिर है इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश में आपका ट्राइवल का एंटोनिम्स होगा प्रोफाउंड। फिर है आपका यहाँ पर इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको जो वर्ड बताना है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड। द कर्नल सीम्ड नॉन प्लस्ड विद द बैनल डायरेक्टरी ऑफ हिज कंपेनियंस, तो क्या होगा, वो होगा नॉन प्लस्ड। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, तो यहाँ पर इंटरप्रेट का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा कंस्ट्रू। नेक्स्ट है आपका सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में क्या है, कॉजिंग ग्रेट एंड ऑप्रेसिव फियर, मतलब बहुत ज़्यादा किसी को डरवाना, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ड्रेडफुल। नेक्स्ट वन इज सिलेक्ट द सिनोनिम्स, आपको यहाँ पर बताना है जो ब्रैकेट दिया हुआ है। द सीन दैट ग्रेटेड कॉर्नर वॉज द मोस्ट वन ही हैड सीन इन हिज प्रोफेशनल लाइफ, तो एक ग्रिसली। एक और आपको सेंटेंस दिया है यहाँ पर मीनिंगफुल और दूसरा उससे रिलेट करता हुआ है, तो सही आंसर क्या, आपका सीक्वेंस बताना है क्या होगा। तो पहले आएगा आपका इट इज़ ट्रू दैट दिस डे एवरीथिंग यू वांट टू नो इज़ अ फ्यू क्लिक्स अवे एज लॉन्ग एज यू हैव इंटरेक्ट एक्सेस, फर्स्ट। फिर आपका है सेकंड, फिर है थर्ड, लास्ट में आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है उसमें आएगा फोर्थ। नेक्स्ट है यहाँ पर फिर से आपको एंटोनिम सिलेक्ट करना है, तो वो आएगा आपका नन ऑफ। नेक्स्ट वन इज सिलेक्ट द ऑप्शन दैट नरेट द सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट टेंस, तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको बताना है, मदर हैड बीन अवे फॉर अ फोर्टनाइट बिफोर आई रिसीव्ड हर टेलीग्राम, पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पे आपको बताना है। फिर यहाँ पर आपको एंटोनिम्स बताना है हॉस्टिलिटी का, तो होगा आपका काइंडनेस। इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड है कलरफुल सही है, ग्लेस सही है, ट्रांसल्यूसेंट भी सही है। यहाँ पर स्पेलिंग आपको गलत दी हुई है जो आपको बताना है, तो क्या है यहाँ पर प्रश्न, क्या है प्रश्न लिखी है, जनरली प्रिज्म में जनरली क्या होगा प्रिजन। नेक्स्ट वन सिलेक्ट द ऑप्शन, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस क्लॉज बनाना है आपको, तो प्रेजेंट में आर यू श्योर सी इज़ नॉट क्राइंग, प्रेजेंट की बात करनी है। फिर है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है, टू डिस्पेंस और अप्लाई अ रेमेडी, तो एडमिनिस्टर कुछ भी आप लगा रहे हैं। फिर यहाँ पर आपको फिर से एक सेंटेंस जो आपको पूरा फिलअप करना है। फिर है आपको पंक्चुएटेड सेंटेंस बनाना है, तो मिस्टर थॉमस प्लीज़ कम हियर सेड द पुलिस ऑफिसर। अब आपके 15 क्वेश्चंस किससे से, इंग्लिश से 15, मराठी से 40 आपके। अब आपका आता है जी के रीजनिंग एप्टीट्यूड, 15 इंग्लिश हो गया आपका, 15 मराठी हो गया। अब आपका बचता है 30 क्वेश्चंस जिसमें आपके जी के जीएस रीजनिंग सब ऐड है। अब स्पीड निकाल ली है, तो यहाँ पर आप इन स्पीड में कैलकुलेट करके देखेंगे तभी समझ में आएगा कि एक ट्रेन है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है और एक प्लेन है 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो ट्रेन और प्लेन के बीच का जो सीक्वेंस होगा वो कैसा आएगा स्पीड का, वो होगा 1/4। फिर है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चेयरटोरियरी रिट मेंटेन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में
क्या कहा गया, जो त्योहार बताई गई है तो क्या है, द कोर्ट ऑर्डर्स अ लोअर कोर्ट और अदर अथॉरिटी टू ट्रांसफर अ मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू द हायर अथॉरिटी और कोर्ट। लोअर कोर्ट से जो भी ऑर्डर हायर अथॉरिटी या कोर्ट में जाएंगे वो हैं। नेक्स्ट है आपको, इलेक्शन होते हैं 5,20,600 वोट्स पड़ती हैं, जिसमें से 5% इनवैलिड हैं। विनिंग के लिए चाहिए 60% वोट। हाउ मैनी वोट कैंडिडेट हु वॉन द इलेक्शन गेट्स, तो विनिंग में 60% वोट आई हैं, मतलब टोटल कितनी वोट आई हैं, तो 2,96,742। नेक्स्ट है, वॉल्यूम इज 12 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपने जो त्रिज्या वगैरह के जो क्वेश्चन पढ़े हैं वही हैं, तो निकल के आपका आएगा वही रहा। नेक्स्ट वन इज, जब द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉल्स, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। आई थिंक इसी पेपर में 4 से 5 क्वेश्चंस तक आए हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो गलत वो है क्या है, इट गिव्स ऑल द एब्सोल्यूट पावर्स टू द गवर्नमेंट टू मेक एब्सोल्यूट लॉ, बिल्कुल भी नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है कि सरकार को क्षमता दे दी जाए कि आप अपने हिसाब से लॉ बना लो। नेक्स्ट है, एक लैंग्वेज कोड है, रेस रिटर्न है 18,135 से, पेस रिटर्न है 16,135 से। तो बेस को लिखिए आप। फिर आपका जून 20 1998 में जो वीक था वो कौन सा दिन था, तो वो था सैटरडे। नेक्स्ट है, फंडामेंटल ड्यूटीज वेर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटी किस कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई है, तो वो है 42 में। कौन से अमेंडमेंट में, 42 में। प्लांट कॉल्ड कस्क्यूटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कस्क्यूटा जो प्लांट है किस तरीके का है, वो हेट्रोट्रोप्स। कौन सा, हेट्रोट्रोप्स। नेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना है, सेम रिलेशन यहाँ पर बताया गया है, तो निकालना है आपको। व्हाट इज द मीडियन ऑफ फर्स्ट 6 3 डिजिट ऑड नंबर, तो यहाँ पर मीडियन निकालेंगे आप, तो 106। फिर यहाँ पर आपको मीडियन है 79.5, मोड है 67.5। तो मीन डेटा निकालना है आपको, मीडियन है, मोड है, मीन निकालना है, तो वो निकलेगा आपका 81। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द 11th फंडामेंटल ड्यूटी एडेड टू द लिस्ट, तो ऐड हुई थी 2002 में। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो किस देश की है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाई गई थी, तो ये थी आयरलैंड की। किसकी, आयरलैंड की। नेक्स्ट है आपका, पिजन और पैरेट का ओरिजिनल नंबर निकालना है। ये यहाँ पे सीरीज कंप्लीट करनी है आपको। यहाँ पर भी आपको रैंक वाइज निकालना है कि 55 स्टूडेंट है, सिमरन की 25वीं रैंक है। तो यहाँ पर आपको लास्ट से कौन सी रैंक होगी, यहाँ पे भी आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ, एरिया निकालना है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग राइट ऑफ लाइफ है और पर्सनल लिबर्टी है, जो आपकी किस फंडामेंटल के जो आर्टिकल में आएगी, वो आएगी आर्टिकल 21 में। फिर यहाँ पर एक और आपको वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, सीरीज पूरी करनी है। फिर है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड। मरी हुई चीज़ों से और सड़ी गली चीज़ों से जो भी न्यूट्रिएंट्स निकालते हैं ऑर्गेनिज्म में, वो कौन सा न्यूट्रिशन कहलाएगा, वो कहलाएगा सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट पास द महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस एक्ट। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस एक्ट कब पास किया था, 2015 में। लास्ट है यहाँ पर, हाउ मैनी मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वेयर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन 24 जनवरी 1950 इंडिपेंडेंट देयर सिग्नेचर टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज फाइनली पास। तो उस टाइम पर मेंबर थे 284। अब यहाँ पर ये था पूरा DMER महाराष्ट्र का पेपर। और यदि किसी ने दूसरी शिफ्ट में एक पेपर दिया हो तो आप मुझे पेपर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।